हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज मैं जो आपको पढ़ाने वाला हूँ वो है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स में मैं आपको सबसे पहले आज जो विषय लेके आया हूँ वो है रेजिडेंस टैक्स लायबिलिटीज। किसी भी व्यक्ति अथवा विशेष की जो निवासी स्थिति इंडिया में होती है उसी के अनुसार उसे टैक्स देना होता है। तो सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए कि जिस व्यक्ति के बारे में, जिस पर्सन के बारे में, जिस एसएससी के बारे में, जिस करदाता के बारे में हम बात कर रहे हैं वो भारत में अपने फाइनेंशियल ईयर प्रीवियस ईयर में क्या स्टेटस पर रखता है। पहले तो मैं आपको फाइनेंशियल ईयर, प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर के बारे में थोड़ा जानकारी दे दूं। फाइनेंशियल ईयर, इंडिया का जो फाइनेंशियल ईयर है, भारत में जो फाइनेंशियल ईयर चलता है वो है अप्रैल टू मार्च। और इनकम टैक्स में हम लोग प्रीवियस ईयर को लेते हैं। प्रीवियस ईयर का मतलब है हमेशा एक साल पीछे की इनकम को। अब आप जाने इस समय आज जो तारीख है वो 28 मई सन 2020 है। तो हमारा जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है अब वो अब चल रहा है 20 से 21, मतलब 2020 टू 21। लेकिन हमें जो लेना है वो लेना है एक साल पहले का, मीन्स 2019 एंड 20, क्योंकि जब तक आप 19 और 20 की इनकम को सबमिट नहीं करेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा कि टैक्स किस पे लगना है, आपकी इनकम कितनी है। तो कुल आय जो है एक साल पहले की ही काउंट की जाएगी। तो आप ध्यान रखें, प्रीवियस ईयर हमेशा एक साल पीछे होता है। और इसमें जो हम टैक्स देते हैं अंडर सेक्शन 139, सेक्शन की बात आई, थोड़ा उसकी बात मैं कर लेता हूं। इनकम टैक्स में 298 सेक्शन बनाए गए हैं। 298 सेक्शन में मैं आपको जो भी पढ़ाऊंगा सेक्शन के साथ पढ़ाऊंगा। कारण ये होता है कि जब कहीं आप कोई काम करोगे टैक्स संबंधित तो वहां सेक्शन भी मेंशन करना होता है। और अगर आप ये अभी सीख लोगे तो बाद में जो है आपको परेशानी नहीं होगी। ये पता चला जितना समय आज अभी सीखने में ले रहे हैं उससे कई गुना समय आपको सेक्शन ढूंढने में लग जाएगा। अब आप जरा समझें कि 139 में जो रूल्स बनाए गए हैं, जो स्लैब बनाए गए हैं, जो हर साल बदले जाते हैं, उनकी चर्चा की जाएगी, मैं आगे करूंगा। अब आप ध्यान रखें, असेसमेंट ईयर जो है वो आपका एक साल बाद आता है। जब आप एक साल की इनकम कमा लेते हो तो उसके बाद वाला ईयर जो होता है वो कर निर्धारण वर्ष होता है, असेसमेंट ईयर होता है। तो हम लोग 19 और 20 की इनकम में 20 और 21 में टैक्स देंगे। तो ये आप तो बहुत साधारण चीज है जो प्रीवियस ईयर और फाइनेंशियल ईयर हर साल जो है आगे बढ़ती रहती है, अमेंडमेंट होता रहता है। आज मैं जो टॉपिक लेके आया हूं वो है रेजिडेंस टैक्स लायबिलिटीज। आपकी जो रेजिडेंस टैक्स लायबिलिटीज है वो है अंडर सेक्शन 6 एंड सब सेक्शन 1 एंड सब सेक्शन 2 एंड सब सेक्शन 3। मैं सब सेक्शन 1 की चर्चा भी करूंगा, 2 और 3 जाते जाते वीडियो क्लोज करते समय मैं बता दूंगा आपको। पहले तो आपको ये पता चलना है कि जिस व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, टैक्स के बारे में बात हो रही है, वह जो है कौन है। तो कौन में मैंने यहाँ लिखा है, नीचे देखेंगे आप, एसएससी बोलते हैं, करदाता बोलते हैं। इंडिविजुअल हो सकता है, मेल और फीमेल एंड अदर। कोई फर्म हो सकती है, कोई कंपनी हो सकता है, कोई हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो सकता है, कोई एओपी एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो सकता है, और कोई बीओआई हो सकता है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल हो सकता है। तो इसकी चर्चा हम लास्ट में आगे जाकर के बाद में करेंगे। और प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर को मैंने आपको समझा दिया है, वो आप बहुत नॉर्मल चीज है। हर क्वेश्चन में या हर जब आप किताब शुरू करोगे या जब किसी बात करोगे सबसे पहले प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर की ही बात करोगे। अब आप देखते हैं रेजिडेंस टैक्स लायबिलिटी। भारत में जो है स्थिति बनाई गई है निवासी की, वो 2 प्रकार की है। या तो आप भारत के निवासी हो या तो भारत के निवासी नहीं हो, मतलब या तो आप रेजिडेंस हो या तो आप भारत के नॉन रेजिडेंट हो, मतलब एनआरआई लोग हो सकते हैं। और अगर आप भारत के निवासी हो तो आप उसमें 2 कैटेगरी बना लें, एक ऑर्डिनरी रेजिडेंट, एक नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ऑर्डिनरी रेजिडेंट का मतलब है साधारण निवासी और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट का मतलब है असाधारण निवासी। अब आपको इसमें यह भी समझना है कि आप कैसे डिसाइड करोगे कि आप भारत में किस प्रकार के निवासी हो। तो मैंने कोटेशन दे रखा है। अगर आप बी मीन्स होता है बेसिक कंडीशन और एडिशनल कंडीशन, मैं भी आपको समझाता हूं, यहां लिख रखा हूं। बी मीन्स है बेसिक कंडीशंस एंड ए मीन्स है एडिशनल कंडीशन, आधारभूत शर्तें और अतिरिक्त शर्तें। अगर आप बी में से किसी एक शर्त की कंडीशन पूरी कर देते हैं तो आप भारत के निवासी बन जाते हैं अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स। ठीक है, आप केवल भारत में आयकर के दृष्टिकोण की बात मैं कर रहा हूं, आपके मेन नागरिकता की बात मैं नहीं कर रहा हूं, केवल टैक्स देने के लिए ऐसे बनाया जाएगा।
तो आप देखेंगे कि अगर आप जो है बी पूरा करें, बी मीन्स है बेसिक कंडीशन, तो आप जो है रेसिडेंट कैटेगरी में आ जाते हो। अगर आप बी प्लस ए, बी में से कोई एक और बोथ ए, दो आपकी देखिए दो शब्द है, बेसिक में दो है, एडिशनल में दो है, तो बेसिक में कोई एक और एडिशनल दोनों शर्तें पूरा करते हैं तो आप भारत के साधारण निवासी माने जाएंगे। और अगर आप एडिशनल कंडीशन पूरी नहीं करते हैं तो भारत में आप जो है असाधारण निवासी, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट माने जाएंगे। और अगर आप बेस ही नहीं पूरा करते हो तो भारत के एनआरआई माने जाओगे। बेस ना पूरा करने मतलब है या तो आप ए पूरा करते हो या तो आप कुछ नहीं पूरा करते हो। तो एक बार फिर से फीडबैक ले लेते हैं। अगर आप बी पूरा करते हो तो आप रेसिडेंट हो, अगर आप बी पूरा नहीं करते तो बात खत्म करो, आप एनआरआई हो। अगर आप बी पूरा करते हो, बी के साथ दोनों ए पूरा करते हो तो ऑर्डिनरी हो, और बी के साथ कोई ए पूरा नहीं करते हो तो ये नॉट ऑर्डिनरी हो। मतलब आप ध्यान देने वाली बात है कि बी के साथ अगर ए भी पूरा हुआ तभी आप साधारण निवासी बनेंगे, जैसे हम और आप। और अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो कि बिजनेस करने विदेश जाता है, पढ़ाई लिखाई के लिए विदेश जाता है, वो बेसिक के साथ एडिशनल पूरा नहीं कर पा रहा है तो भारत का निवासी तो होगा लेकिन असाधारण निवासी माना जाएगा। और जो बी ही नहीं पूरा करेगा वो भारत के लिए एनआरआई हो जाएगा, चाहे वो भारत के ओरिजिन का हो या न हो। अब जहां मैंने ओरिजिन की बात की है, ओरिजिन का मतलब आप, आपके पिताजी और आपके पिताजी के पिताजी, मतलब दादाजी, पिताजी और आप, ये तीन पुश्तें अगर आपकी यहाँ बिलोंग करती है तो आप भारत के ओरिजिन माने जाओगे। उसके टर्म एंड कंडीशंस अलग है। और याद रखना है कि जो भारत का ओरिजिन है, जैसे मैं और आप, तो आपके लिए जो कंडीशंस बनी हैं वो अलग होंगी और जो ओरिजिन नहीं है उनके लिए कंडीशन अलग बनी है। थोड़ा सा हम लोग बेसिक कंडीशन और एडिशनल कंडीशन की तरफ चलेंगे। बेसिक कंडीशन जो है, जो आधार बनाती हैं, आपका बताती हैं कि आप भारत के हो या नहीं, निवासी हो या नहीं हो। द एसएससी स्टे 182 डेज इन इंडिया। भारत में आपको 182 दिन रहना होगा। वो 182 दिन लगातार रहने की जरूरत नहीं है। अप्रोक्सीमेटली 6 मंथ आप टुकड़े टुकड़े में, जनवरी में कुछ दिन, फरवरी में कुछ दिन, मार्च में कुछ दिन, दिसंबर में कुछ दिन। ध्यान रखें अप्रैल टू मार्च काउंट होगा तो आप 6 महीना रहिए, इसमें एक दिन भी कम नहीं होना चाहिए। इन प्रीवियस ईयर, जो भी आपका प्रीवियस ईयर चल रहा है उस प्रीवियस ईयर की बात हम करते हैं। अगर आप 182 दिन की शर्त पूरी नहीं कर पाते तो द एसएससी स्टे 60 डेज इन इंडिया इन प्रीवियस ईयर, तो आप 60 दिन रह लीजिए इन प्रीवियस ईयर। 60 दिन रहने का मतलब है कि 60 दिन किसके लिए है। आपको समझना होगा कि अगर आप भारत के ओरिजिन हैं, भारत के मूल नागरिक हैं, भारत की नागरिकता रखते हैं तो आपको 182 दिन तो रहना ही पड़ेगा। लेकिन किसी कारणवश आप बिजनेसमैन है, भारत के बाहर जाते हो, आप पढ़ाई लिखाई के लिए बाहर जाते हो, आप विदेश भी रहते हो, यहाँ भी रहते हो, ऐसी कोई कंडीशंस है तो आप 60 दिन की शर्त में भी जा सकते हो। लेकिन ध्यान रखना है ये तभी अलाउ होगा जब आप भारत के बाहर आते हो और जाते हो। तो 60 दिन के साथ साथ आपको एक काम और करना होगा। आपका जो भी प्रीवियस ईयर चल रहा है उससे 365 दिन आपको और स्टे करना होगा इंडिया में, आउट ऑफ 4 years बिफोर प्रीवियस ईयर। अपने प्रीवियस ईयर से 4 साल पीछे भी आपको 365 दिन रहना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हम लोग प्रीवियस ईयर चल रहा है 2020 एंड 21, तो 2020 और 21 से 4 साल पीछे हमारी स्टेटस, ये रेसिडेंशियल स्टेटस ये रही हो कि हम 4 साल पीछे 365 दिन इंडिया में थे। ये लगातार रहने की जरूरत नहीं है, बस हमको 4 साल में 365 दिन इंडिया में रिकवर करना है। तो ध्यान रखना है अगर आप जो है 182 दिन इंडिया में नहीं रह सकते हैं तो आप 60 दिन की शर्त की कंडीशंस को पूरा करें। लेकिन ध्यान रखें 60 दिन के साथ साथ आपको अपने प्रीवियस ईयर से पीछे 4 साल में 365 दिन भी रहना पड़ेगा। ये ध्यान रखना है आपको। ये बेसिक कंडीशन है। एडिशनल कंडीशंस क्या है जान लें आप लोग। एडिशनल कंडीशन जो है ये प्रीवियस ईयर के पीछे का है, प्रीवियस के प्रीवियस का मतलब आपका जो प्रीवियस ईयर चल रहा है, जैसे आपका प्रीवियस ईयर मान लीजिए 1920 है, आपका प्रीवियस ईयर 2021 है, तो उसमें हम लोग बेसिक कंडीशन चेक करेंगे। लेकिन जिस प्रीवियस ईयर में आपको उसके पीछे जो बीता उस प्रीवियस ईयर के लिए एडिशनल कंडीशन बनी। ध्यान रखेंगे अपने प्रीवियस ईयर से पीछे अधिकतम 10 साल। जैसे द एसएससी है 2 years रेसिडेंशियल स्टेटस, एसएससी के पास 2 साल की नागरिकता हो, आउट ऑफ 10 years बिफोर प्रीवियस ईयर। आपका जो प्रीवियस ईयर चल रहा है उससे 10 साल पीछे उसके पास 2 साल की नागरिकता प्राप्त हुई हो। अब 2 साल की नागरिकता चाहे वो ऑर्डिनरी के रूप में हो चाहे वो नॉन ऑर्डिनरी के रूप में हो, बस वो भारत का नागरिक घोषित हुआ हो।
एनआरआई नहीं होना चाहिए। ध्यान रखेंगे आपके अपने प्रीवियस ईयर से 10 साल पीछे में 2 साल की नागरिकता होनी चाहिए। एक और कंडीशन है, द एसएससी स्टे 730 डेज इन इंडिया आउट ऑफ 7 इयर्स बिफोर प्रीवियस ईयर। आपका जो प्रीवियस ईयर चल रहा है उस प्रीवियस ईयर से 7 साल पीछे 730 दिन इंडिया में आप रहे हो। ध्यान रखें 730 दिन इंडिया में रहने का मतलब 2 वर्षों से नहीं है। 730 दिन का मतलब 730 दिन से है, न कि 729 दिन से। ये सब ध्यान रखेंगे। 730 दिन का मतलब एक दिन भी कम नहीं होना चाहिए। तो जो भी आपका प्रीवियस ईयर चल रहा है, जो भी आप प्रीवियस ईयर मान रहे हो, उस प्रीवियस ईयर से पीछे बैक डोर पीछे जाएंगे। 7 वर्षों में 730 दिन इंडिया में रहे हो और 10 वर्षों में 2 बार आपको नागरिकता मिली हो। क्लियर? ये एडिशनल कंडीशन ध्यान रखेंगे। बेसिक कंडीशन आपके प्रीवियस ईयर की, जिस प्रीवियस ईयर की आप गणना कर रहे हो, और बेसिक कंडीशन के बाद जो एडिशनल कंडीशन होती है वो पीछे वाले के लिए होती है। आपके प्रीवियस ईयर से 10 साल पीछे जाना पड़ता है। तो ये बेसिक और एडिशनल है। जहां यहां मैंने कोटेशन दे दिया है, जो केवल बेसिक में पूरा करेगा वो भारत का नागरिक होगा, जो बेसिक नहीं पूरा करेगा वो भारत का नागरिक नहीं होगा, जो बेसिक के साथ अतिरिक्त शर्तें पूरी करेगा वो साधारण निवासी होगा, और जो नहीं पूरा करेगा अतिरिक्त वो असाधारण निवासी होगा। तो आप इसको देख लें। अब आपको मैं थोड़ा और बताता हूं कि अगर आप भारत में किसी प्रकार के नागरिक हुए तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनते हैं, आप नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनते हैं और नॉन रेसिडेंट बनते हैं। और अगर आप इन तीनों में से किसी प्रकार के नागरिक बनते हैं तो आपको टैक्स तो देना ही पड़ेगा। तो आपको मैं एक शॉर्ट तरीके से बताता हूं कि टैक्स लायबिलिटीज कैसे क्लियर होगी। स्लैब की बात नहीं कर रहा हूं कि टैक्स लायबिलिटीज के लिए कैसे होगा। अगर कोई इनकम इंडिया में अर्न हुआ है, बॉर्न हुआ है, अप्रूव्ड हुआ है, रिसीव हुआ, आपको लगे कि उस इनकम का कनेक्शन इंडिया से है, तो यह ध्यान रखेंगे कोई भी पर्सन होगा, कोई भी एसएससी होगा, उसे इंडिया में टैक्स देना ही पड़ेगा, टैक्स देकर ही जाएगा। अगर कोई इनकम आउटसाइड इंडिया है, भारत के बाहर है, मतलब उसका कोई कनेक्शन इंडिया से नहीं है, भारत के बाहर कमा रहा है, तो यह ध्यान रखना है कि आउटसाइड इंडिया ऐसी इनकम जो भारत के बाहर कमाई गई हो वह केवल ऐसे व्यक्ति द्वारा भारत में टैक्सेबल होती है जब वो भारत का साधारण निवासी होता है। मतलब आउटसाइड इंडिया अगर कोई इनकम है तो वो पहली वाली कंडीशन के लिए टैक्सेबल माना जाएगा, 1 नंबर। ठीक है। और अगर कोई इनकम भारत के बाहर चल रही है, कोई बिजनेस भारत के बाहर चल रहा है, उसका कंट्रोल इंडिया से है, तो भारत का कोई भी साधारण निवासी या असाधारण निवासी, चाहे आप निवासी में कोई हो, साधारण हो चाहे असाधारण हो, आपको टैक्स देना पड़ेगा। क्लियर। और ऐसी इनकम जो कि एग्जेम्प्ट है, एग्जेम्प्ट शब्द आया है, एग्जेम्प्ट का मतलब होता है कर मुक्त है, इसके मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। एग्जेम्प्ट इनकम और जो आपकी प्रीवियस ईयर से कनेक्ट नहीं है, ऐसी इनकम को आप जो है टैक्स लायबिलिटीज में शामिल नहीं करेंगे, बल्कि आप एक काम करें, इसका एक कोटेशन डालें, ये 1 है, ये 2 है और ये क्या है 3 है। इसको ऐसे पढ़ ले, ठीक है। एनी इनकम रिसीव बॉर्न अर्न अक्रूड इन इंडिया, 1 में 2 में 3 में, तीनों लोग को टैक्स देना होगा। ऐसी इनकम जो आउटसाइड इंडिया है, केवल पहले वाले को टैक्स देना होगा। ऐसी इनकम जो आउटसाइड इंडिया है बट कंट्रोल इन इंडिया है, वो पहले वाले को भी देना होगा और दूसरे वाले को भी देना होगा। पहला कौन दूसरा कौन लिखा हुआ है। तो मैंने बहुत शॉर्ट तरीके से आपको आज रेजिडेंस एंड टैक्स लायबिलिटीज अंडर सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 बताया। अब मैं सब सेक्शन 2 की बात कर दूं। अगर आप HUF है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, तो सेम कंडीशन यही लागू रहेगी, बस सेक्शन 2 हो जाएगा। और ध्यान रखेंगे HUF में जो मालिक होता है, कर्ता होता है, उसके रेसिडेंशियल स्टेटस के हिसाब से उसके परिवार की इनकम डिसाइड होती है। तो ध्यान रखेंगे मालिक और कर्ता जो भी होगा, जैसे मान लीजिए राम अपने पूरे HUF का मालिक है, श्याम अपने पूरे HUF का मालिक है, करता है, तो केवल राम की बात करेंगे और यहाँ पर राम के स्टेटस के अनुसार उसके परिवार की इनकम का जो स्ट्रक्चर तैयार होगा। अगर कोई कंपनी है तो अंडर सेक्शन 6 सब सेक्शन 3 हो जाएगा और यहाँ पर केवल रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट होगा। सेम कंडीशंस होंगी उनके चलने की, बिजनेस जो चल रहा है इंडिया में, बशर्ते केवल निवासी और अनिवासी होगा, क्योंकि ये इट इज ए आर्टिफिशियल पर्सन। अगर कोई आर्टिफिशियल पर्सन है तो वो केवल भारत का नागरिक हो सकता है, या निवासी हो सकता है, या तो अनिवासी हो सकता है। साधारण असाधारण की बात नहीं होगी, बाकी टर्म एंड कंडीशंस वही है। उम्मीद है कि मैं आपको बहुत शॉर्ट तरीके से रेजिडेंशियल एंड टैक्स लायबिलिटीज अंडर सेक्शन 6 सब सेक्शन 1, 2 एंड 3 बताने में सफल रहा। और आगे जो है मैं आपको इसी तरह का जो शॉर्ट वीडियो इंट्रो वीडियो है वो अपलोड करता रहूंगा।
उम्मीद है आज आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये आपका पहला लेक्चर इनकम टैक्स में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।